हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बीएड के डिफरेंट सेमेस्टर्स के पेपर्स को डिस्कस किया है विद देयर आंसर्स। सो आज की इस वीडियो के अंदर भी हम उसी तरह से आपके पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स का जो पेपर है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा गया है कि जो मैथमेटिक्स है यानी कि जो गणित है, गणित की प्रकृति कैसी है, सजावटी है, तार्किक है, मुश्किल है या फिर नॉट फॉर कॉमन, आम व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गणित है उसकी प्रकृति जो है वो क्या है, तार्किक है। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जो अवश्य निष्कर्ष निकालता है? ये जो कथन है कि मैथमेटिक्स इज द साइंस विच ड्रॉज नेसेसरी कंक्लूजन्स, ये जो कथन है ये है बेंजामिन पियर्स का। ठीक है, बेंजामिन पियर्स एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, यानी कि वह एक क्या थे, गणितज्ञ थे। प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है कि जो गणित है वो किसका विज्ञान है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि जो गणित है वह बौद्धिक, संख्या और गणना तीनों का ही विज्ञान है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा गया है कि गणितज्ञ के कार्यों को सराहना करना। अगर आप किसी भी मैथमेटिशियन के काम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हो, उसकी तारीफ करते हो, तो यह किस मूल्य के अनुरूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एस्थेटिक, सौंदर्य मूल्य के अनुरूप है। क्योंकि जो आपका एस्थेटिक मूल्य है, सौंदर्य मूल्य है, इसका काम होता है मैथ्स के अंदर ब्यूटी को रिकॉग्नाइज करना, क्रिएटिविटी दिखाना कि मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपसे कहा है हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन के किस मूल्य से मेल खाता है? तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह इसके सांस्कृतिक मूल्य से मेल खाता है। पाठ योजना की 5 चरणों वाली प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा आपका जे फ्रेडरिक हर्बर्ट। ठीक है, ये जो यहाँ पे सिर्फ हर्बर्ट लिखा हुआ है, इसका जो पूरा नाम है वो है जे फ्रेडरिक, FRIDRICH, फ्रेडरिक हर्बर्ट। तो ये इसका कथन है। ये जो हर्बर्ट है, हर्बर्ट एक जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का साइकोलॉजिस्ट है। हर्बर्ट जर्मनी का एक साइकोलॉजिस्ट है। और यहाँ पर बात की जा रही है 5 चरणों वाली प्रणाली की, यानी कि 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन की। तो जो 5 स्टेप्स हर्बर्ट के द्वारा बताए गए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला स्टेप है प्रिपरेशन करना, यानी कि तैयारी करना। दूसरा स्टेप है प्रेजेंटेशन करना, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट करना। तीसरा क्या है, एसोसिएशन। एंड फोर्थ और फिफ्थ स्टेप्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? स्टेप 4 जो है वो है आपका जनरलाइजेशन, और 6 स्टेप है लास्ट में आपका एप्लीकेशन। तो ये 5 स्टेप्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट जो पेपर होने वाला है उसमें वो स्टेप से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है कौन सा कार्य शिक्षक से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बजटिंग। बजटिंग जो है वह शिक्षक से संबंधित नहीं है। शिक्षक के पेशेवर कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? शिक्षक के पेशेवर कौशल में क्या चीज़ शामिल नहीं है? स्वयं का ज्ञान, अच्छा प्रयोग करने के लिए निगमन, या सेट सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सामाजिक मामलों का जो संतोषजनक ज्ञान है वो कहीं पर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि एक सफल शिक्षक की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंशिक व्यवहार।
अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना है। अनुमान सबसे ज़्यादा कहाँ लगाया जा सकता है? सही गलत के शब्दों में, इन ट्रू फॉल्स टर्म्स। व्यापक सामान्यीकरणों की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना इन चारों में से कौन से रिसर्च का उद्देश्य है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौलिक अनुसंधान का यह उद्देश्य है। ठीक है, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। दैनिक पाठ योजना की तैयारी में इनमें से क्या क्या शामिल है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्यों का निर्धारण करना, सामग्री का चयन करना, विधि का निर्धारण करना। ये तीनों चीज़ें ही आपके दैनिक पाठ योजना की तैयारी में शामिल होती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? कार्यवाही में एक शोध विद्यालय योजना में सुधार करने के लिए प्रयुक्त या विद्यालय अनुसंधान का एक रूप, या फिर ये सारे। स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यालय योजना में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक्शन रिसर्च, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है, एक्शन रिसर्च होता है, इसको इसका जो फोकस होता है वो किस चीज़ पे रहता है? सॉल्विंग स्पेसिफिक क्लासरूम एंड स्कूल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में रहता है। तो उससे स्कूल का जो प्लान है वो इम्प्रूव होता है, यानी कि विद्यालय की योजनाओं में सुधार आता है। तो ये मैंने आपको बताया एक्शन रिसर्च के बारे में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान, देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था वो भी क्रियात्मक अनुसंधान से था 13वां, और अगला भी क्रियात्मक अनुसंधान से ही है। इसमें पूछा है कि किसने सबसे पहली बार क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा को लागू किया? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है कर्ट लेविन, लेविन, जो कि एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यालय की योजना में सुधार के लिए निजी विद्यालय द्वारा किए गए विद्यालय की समस्याओं से संबंधित शोध है। इसमें इसका आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 12 का? स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। आप देख सकते हैं कि ये ना कंटिन्यू ना एक ही टॉपिक से लगातार 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पे ना आपका गैस वर्क भी थोड़ा सा चल जाता है कि हाँ भाई इसका ये होगा, क्योंकि प्रीवियसली इसने क्रियात्मक अनुसंधान से 1-2 क्वेश्चंस पूछे हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में अग्रणी कौन है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ब्लूम। जो ब्लूम है उसका पूरा नाम है बेंजामिन ब्लूम। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ब्लूम है उसके द्वारा एक चीज़ दी गई, उसका क्या नाम था? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन के बारे में, जो कि उसने 1956 में दी थी और 2001 में उसने दोबारा से उसको रिवाइज़ किया। यहाँ पे जो ये ब्लूम है, बेंजामिन ब्लूम, ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ते थे। ओके, शिकागो से हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपसे पूछा गया है कि RCEM का दृष्टिकोण प्रयोग किसके उद्देश्य को लिखने के लिए किया जाता है? स्टूडेंट्स, जो RCEM है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो RCEM है इसकी फुल फॉर्म है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर का ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है, वो रहता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव रहता है? इंस्ट्रक्शनल देने वाला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो वो जो है वो बच्चे को भावात्मक पक्ष में से जुड़ा हुआ है बच्चों के
तो इसका आंसर होगा एफेक्टिव डोमेन। अगर कहीं ऑप्शंस में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आता है तो वो भी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, जिसमें आपसे पूछा है एक अच्छा उद्देश्य कैसा होना चाहिए। तो एक अच्छा उद्देश्य आकर्षक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन क्रिया शब्द नहीं है? इनमें से तीन के तीनों ही क्रिया शब्द नहीं है। शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्य गतिविधि कैसी होती है? ठीक है, लर्नर के द्वारा अगर वो कोई भी गतिविधि करता है तो वो गतिविधि कैसी होती है? बिहेवियर यानी कि व्यवहारवादी होती है। दोबारा से RCEM का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, RCEM के दृष्टिकोण के अनुसार इनका सही क्रम बताओ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होगे क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में पढ़ रखा होगा और आपको लगेगा कि ये तो अदा प्रदा प्रक्रिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो होगा इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि RCEM के द्वारा चार क्या बातें हैं जो बताई गई हैं, चार जो मतलब ऑर्डर जो जिसमें आपको पता होना चाहिए जो। पहला है आपका नॉलेज यानी कि आपका ज्ञान। ठीक है, दूसरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तीसरा है एप्लीकेशन, और जो चौथा है वो है क्रिएटिविटी। ओके, ये चार चीज़ें जो हैं ये आपको याद कर लेनी है। 4 डोमेन्स जो हैं इसके RCEM अप्रोच के, RCEM दृष्टिकोण के, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषताएं क्या होती हैं? एक इकाई योजना की जो आवश्यक विशेषताएं होती हैं वो उपरोक्त सभी होती हैं। एक इकाई योजना चाहिए, एक इकाई योजना क्यों चाहिए? स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है। अधिक व्यापक योजना, इनमें से सबसे ज़्यादा व्यापक योजना कौन सी है? संसाधन योजना इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते हैं आपके प्रश्न संख्या 25 पे, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि गणित के सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि। यहाँ पे जो आपका गणित के सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि है वह है आगमन यानी कि इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे बच्चों को यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में बताते हो। मैथ्स के अंदर जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड रहेगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन रहेगा। तो यहाँ पे ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि इंडक्शन के अंतर्गत आता है, यानी कि आगमन के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड जो है उसके अंदर देखो, ये इंडक्शन मेथड था, दूसरा क्या है? डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड्स के अंदर रूल्स पहले दिए जाते हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो इस नॉलेज को अप्लाई करें। और एक क्या होता है? एक होता है सिंथेसिस, जो आपके ऑप्शंस में भी दिया गया है। सिंथेसिस के अंदर फैक्ट्स को कंबाइन किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं वो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है वास्तविक सोच, प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित विधि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रयोगशाला, क्योंकि प्रयोगशाला में ही आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। ये बहुत ही इजी था बताना। अगला जो क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि अज्ञात से ज्ञात को किस विधि में उन्नत किया जाता है? इसका आंसर है विश्लेषण के अंदर। ठीक है, विश्लेषण जो है, एनालिसिस जो है, वो बड़े जो बिग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बड़े कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक करके पढ़ाता है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है अननोन टू नोन। दूसरा है कि मैं आपको इसमें बताऊंगी कि एक सिंथेसिस है। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है, ये इसका अपोजिट होता है। विश्लेषण और संश्लेषण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि विश्लेषण में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं।
उसके अलावा एक आपका सिंथेटिक मेथड होता है जो कि एनालिटिक मेथड का अपोजिट होता है, ठीक है, वही जो मैंने ये संश्लेषण बताया। 2 मेथड्स और हैं, ठीक है, वो आगे आएंगे तो बताऊंगी। हाँ, 2 मेथड्स में से एक तो आपके दो यहीं दिए हुए हैं, देखो इसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ इंडक्शन और ये दिया हुआ डिडक्शन। जो आपका डिडक्शन है वो जाता है जनरल टू स्पेसिफिक। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ना तो कि किस मेथड का है, तो ऐसे पूछेगा वो कि जनरल टू स्पेसिफिक को किस विधि में उन्नत किया जाता है। तो आप क्या बताओगे कि जनरल टू स्पेसिफिक किया जाता है आपके निगमन में, यानी कि डिडक्शन में किया जाता है, और स्पेसिफिक टू जनरल किस में किया जाता है, आपके इंडक्शन में किया जाता है। तो यहाँ पे आपको चारों को समझ लेना है। एक है आपका क्या, यही अननोन टू नोन, अननोन से नोन की तरफ जाना, अननोन से नोन की तरफ जाना, वो किसका है, वो है आपका विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण का उल्टा क्या होता है, संश्लेषण। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, वो क्या है आपका इंडक्शन, यानी कि आगमन, और इसी का उल्टा क्या होता है, निगमन। सो स्टूडेंट्स, ये चारों मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि इनसे रिपीट हो जाता है क्वेश्चन कभी कभी, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। अब चलते हैं अगले पे। परियोजना पद्धति की वकालत किसके द्वारा की गई थी। स्टूडेंट्स, परियोजना पद्धति की जो वकालत है वो किलपैट्रिक के द्वारा की गई थी। किलपैट्रिक जो है वो जॉन ड्यूई का एक स्टूडेंट था। जॉन ड्यूई के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में काफ़ी बार डिस्कस किया है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि, इनमें से कौन सी विधि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परियोजना। जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं। द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क, ड्रिल कार्य का आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के जो आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। सिमिलरली इस वीडियो के अंदर हम आगे भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है कि पूरक लिखित कार्य, जो आपका पूरक लिखित कार्य है वो इसमें से क्या है, वो है आपका मौखिक कार्य, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रिटर्न वर्क इज ओरल वर्क। ओके। आकस्मिक सहसंबंध में मुख्य भूमिका, आकस्मिक सहसंबंध में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। इसका आंसर होगा शिक्षक, ठीक है। चरों के बीच सहसंबंध हो सकता है, चरों के बीच जो सहसंबंध है वो दोनों हो सकता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा है सतर्कता के विकास में निम्नलिखित में से कौन अधिक सहायक है। सतर्क बना के रखना स्टूडेंट्स को। सो इसमें आएगा आपका मौखिक कार्य, पूरे टाइम उनसे पूछते रहो कुछ ना कुछ, तो वो तो सतर्क रहेंगे ही ना, ठीक है। ओरल वर्क, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है इन सब में से। अंकगणित में, ज्योमेट्री में, बीजगणित में, या त्रिकोणमिति में। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ज्योमेट्री में, यानी कि ज्यामिति में अंकगणित का सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है। गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायता, द मोस्ट यूजफुल टीचिंग एड इन मैथमेटिक्स। इसका आंसर क्या होगा कि जो गणित है उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षण सहायता कहाँ से आती है, श्रव्य दृश्य सामग्री से, यानी कि ऑडियो विजुअल एड से। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता, सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता जो है वो आती है जब आप डायरेक्टली आप कुछ अनुभव करते हो, डायरेक्ट आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो आती है आपके प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस से। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 पे। एक शिक्षक को सभी विषयों का बहुमुखी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए क्या आवश्यक है कि शिक्षक को सभी विषयों का ज्ञान हो। इसके लिए आवश्यक है आकस्मिक सहसंबंध, यानी कि इंसिडेंटल कोरिलेशन।
गणित में सहसंबंध क्या इंगित करता है? गणित में सहसंबंध इंगित करता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संयुक्त संबंध, जॉइंट रिलेशनशिप। निम्नलिखित में से कौन सा विषय गणित से अत्यधिक सहसंबंधित है? क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा गणित से रिलेटेड है। बहुत आसान, भौतिक विज्ञान, न्यूमेरिकल्स करते हो ना, फॉर्मूला वगैरह, तो सिंपल सी बात है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके भौतिक विज्ञान गणित से ही जुड़े हुए होते हैं। अब चलो प्रश्न संख्या 41 पे, गणित की सबसे उपयोगी पाठ्य पुस्तक में, इसके ऑप्शंस को हम एक बार ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आप गैस कर पाओ, ठीक है। गणित के सबसे उपयोगी पाठ्य पुस्तक में कई हल किए गए उदाहरण और अभ्यास के कुछ प्रश्न होते हैं, या फिर अभ्यास के लिए पर्याप्त हल किए गए चित्र और अधिक प्रश्न होते हैं, और सभी अभ्यास प्रश्न हल होते हैं, या उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसका मतलब है उपरोक्त सभी, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 किसके बारे में है? इसमें आपसे पूछा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का विकास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। किसके हिसाब से? अभ्यास क्रम के, समस्या क्रम के, तार्किक क्रम के, इन सभी क्रमों के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है लॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि तार्किक क्रम में, ठीक है, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन, एक अधिक पाठ्य पुस्तक की विशेषता यह है कि वह एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होगी? क्या इसमें भी कोई रट्टा लगाने वाली बात है? ये तो आप ऐसे गैस करके बता सकते हो, है ना। आप ही बताओगे इसका आंसर कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना ऐसे लिख के, क्वेश्चन नंबर 43, और यहाँ लिखना उसका ऑप्शन जो भी होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित के पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु का संगठन है वो किसके अनुसार होना चाहिए? शिक्षक के, पाठ्यक्रम के, छात्रों के, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, छात्रों के अनुसार होना चाहिए। माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना क्या होता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इससे और भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। माप का सबसे जो विश्वसनीय पैमाना है वो होता है आपका रेशियो, यानी कि आपका अनुपात। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 46, उपस्थिति प्रपत्रों के आधार पर अंक प्रदान करना आंतरिक मापनी है, नामित मापनी है, अनुपात मापनी है, या फिर क्रमित मापनी है? स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ये है आपकी अनुपात मापनी, ओके। मूल्यांकन का निकट से संबंध है, मूल्यांकन का किससे संबंध है? मूल्यांकन का जो संबंध है वो निकट से सबसे ज़्यादा है उद्देश्य से, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स से। ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जब पहले ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे तभी तो इवैल्यूएशन शुरू करेंगे, ठीक है, तभी तो मूल्यांकन किया जाएगा कि हम पहले चाहते क्या थे, फिर वो हुआ या नहीं हुआ, तो वो किस में आता है? मूल्यांकन में आता है। गणित के शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनुभव प्रदान करने के समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद, या फिर इन सभी स्तरों पे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद होना चाहिए। मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? मापन के द्वारा, मूल्यों के निरूपण के द्वारा, ग्रेडिंग है, इन सभी के द्वारा। स्टूडेंट, जो मूल्यांकन है वो इन सभी के द्वारा किया जा सकता है, जैसे भी आपकी चॉइस है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निदान एक प्रशासनिक कार्य होता है, यानी कि जो आपका प्रोग्नोसिस है वो एक प्रशासनिक कार्य होता है, किस चीज़ का? चयन करने का, सिलेक्शन का। स्टूडेंट्स, ये जो सारे क्वेश्चंस थे ये हमने 1 to 50 तक इस वीडियो में डिस्कस किए हैं।
अगले वीडियो में 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है।